हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 और 9C एनुअल रिटर्न जो है फाइल करनी है 30 सितंबर 2020 तक, जिसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा करी थी। और हमने देखा था कि किस तरीके से उसमें टेबल 8A की डिटेल, जिसमें 2A की डिटेल जो है ऑटो पॉपुलेट होती है, वो किस तरीके से उसकी डिटेल वहां पे प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन उसमें कुछ एम्बिग्यूटीज जो है निकल के आई थी। जैसे कि हमने देखा था कि उसमें अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स भी डाटा जो है वो पॉपुलेट हो रहा था, और वो उसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन्स भी निकल के आ रही थी, और जिसके लिए पोर्टल ने कुछ टाइम के लिए डाउनलोड टेबल 8A का जो हमें लिंक प्रोवाइड किया था उसको भी डिसेबल किया, और अब वो दोबारा जो है अनेबल करा दिया गया है। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि पहले क्या था, क्या उस टेबल में 8A में क्या डिटेल हमें प्रोवाइड करी गई थी, और अब ठीक होने के बाद जो है उसमें क्या चेंजेस करे गए। तो इसके रिगार्डिंग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियो है, जिसका लिंक इस वीडियो की लास्ट में जो है डाल दिया गया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी, तो उसको भी प्लीज रेफर करिएगा। तो आपको जो है दोनों वीडियो, दोनों उसमें जो है टेबल्स में जो पहले था और जो अब करेक्शन करने के बाद जो चेंजेस करे गए हैं, दोनों क्लियर आउट होंगे कि क्या फर्क करा गया है। तो आइए देखते हैं कि अब जो है करेक्शन होने के बाद 2A में किस तरीके से वैल्यू आ रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि टेबल 8A में जो डिटेल आती थी वो आईटीसी एज पर 2A टेबल 3 और 5 से जो आता था वो ऑटो पॉपुलेट होता था, और ऑटो पॉपुलेट होता था उसमें हमें कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं होती थी कि ये फिगर कहाँ से आ रही है। और इसके रिगार्डिंग जब हम रिकंसिलेशन बनाते थे तो वहां पे भी कई बार इश्यू आता था कि हमारी वैल्यू जो होती थी वो डिफर होती थी एज पर आवर ओन रिकंसिलेशन और एज पर द वैल्यू गिवन ओवर हियर। तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से इसमें फर्दर चेंजेस करे गए। तो अब इसके लिए हम देखेंगे कि हमें पोर्टल में जब हम इसमें क्लिक करते हैं डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल में, तो एक जिप फाइल जो है डाउनलोड होके आती है, और इस जिप फाइल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सेल यूटिलिटी में हमें जो है फाइल जो है प्रोवाइड होती है। और वो एक्सेल यूटिलिटी जो है उसमें हमें जो है 4 शीट जो है प्रोवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट शीट है B2B, जो कि जो इनवर्ट सप्लाईज है हमारी रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। सेकेंड है B2B A, जो भी फर्दर अमेंडमेंट करी होगी सप्लायर ने वो हमारी सेकेंड शीट में आएगी, अमेंडेड टू प्रीवियस अपलोडेड इनवॉइस बाय द सप्लायर। थर्ड आती है CDNR, डेबिट और क्रेडिट नोट ओरिजिनल्स। जितने भी डेबिट और क्रेडिट नोट्स के रिगार्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी टेबल शीट नंबर 3 में। और शीट नंबर 4 में आएगी CDNRA, अमेंडमेंट टू द प्रीवियस अपलोडेड क्रेडिट और डेबिट नोट बाय द सप्लायर। जो भी फर्दर अमेंडेड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे को क्लियर आउट होनी चाहिए। सबसे पहले वो टैक्स पेयर का नाम बताता है, लीगल नेम, ट्रेड नेम बताता है, फाइनेंशियल ईयर हमें स्पेसिफाइड करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है GSTR 1 फाइलिंग कट ऑफ डेट, कि किस दिन तक का जो है हमें ये डाटा प्रोवाइड हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक डाटा जो है कि ये किस दिन तक का है। तो यहाँ पे अलग से स्पेसिफाइड किया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 तक का जो है हमें डाटा जो है इस शीट में दिया गया है। और डेट ऑफ जनरेशन है 13 अगस्त 2020, इसकी डेट ऑफ जनरेशन है। जैसे कि हमने देखा ये 4 टेबल जो है इसमें हमें प्रोवाइड होंगे, और इस चार्ट में 4 में जो है हमें सबसे मेन जो है कट ऑफ डेट जानना बहुत जरूरी है। उसके रिगार्डिंग एक नोट भी अलग से स्पेसिफाइड किया गया है, जो कि नोट कहता है कट ऑफ डेट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ ITC। फर्स्ट पॉइंट कहता है GSTR 1, GSTR 5 filed by the supplier up to the tax period for the September of the following financial year till the cutoff date has been considered for the availability of ITC. For the financial year 18-19, the cutoff date is 31st October 2019. हमने जैसे कि ऊपर देखा इसी शीट में जो डेट कट ऑफ डेट थी वो 31st अक्टूबर 2019 ही है। और इसमें जैसे कि हमें पता है कि एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 भी हमें टाइम अलाउ करता है कि जो है सितंबर मंथ की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट तक जो है हमें क्रेडिट अलाउड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे
ये पॉइंट नंबर 1 मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 फाइल्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट हैज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी बट द डिटेल में बी अवेलेबल इन 2A। 2A में जो है डिटेल आ सकती है इस कट ऑफ डेट के बाद के जो सप्लायर ने अपलोड्स करे हैं, लेकिन इस शीट में जो है वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा जो भी 31 अक्टूबर 2019 के बाद का जो है सप्लायर ने अपलोड करे हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है डॉक्यूमेंट pertaining to the financially reported or amended in GSTR 1(5) for any tax period of that year or reported in any GSTR 1 or 5 for the succeeding years up to September tax period of that year filed up to cut off date have been accounted for the ITC availability। इसमें भी वो यही बात कहता है कि जो है डाटा जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगा अपना, जो हम सितंबर जो भी अमेंडेड डाटा है वो भी अवेलेबल रहेगा जो सितंबर तक की जो है अमेंडमेंट होगी, फर्दर वहीं तक का डाटा अवेलेबल होगा। नोट नंबर 2 बताता है आईटीसी अवेलेबिलिटी ऑन अमेंडेड डॉक्यूमेंट। अमेंडेड डॉक्यूमेंट के केस में क्या रहेगा? फर्स्ट, इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर अमेंडेड द एक्चुअल वैल्यू आर डिस्प्लेड इन B2B amended and credit note debit note amended table. However, the ITC would be available on the differential value only, amended value minus original value। जो भी अमेंडमेंट हुई होंगी उसको अलग से जो है डिस्प्ले करेंगी B2B में या फिर CDNR A में। वो अमेंडेड वाले टेबल में टेबल शीट नंबर 2 और शीट नंबर 4 में जो है वो जो है दिखेगी, और वहां पे जो ITC मिलेगा वो डिफरेंशियल वैल्यू मिलेगा, अमेंडेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 में कहता है इन केसेस वेयर द GSTN इज अमेंडेड ITC विल नॉट बी अवेलेबल to the original recipient and the reason for the non accounting shall be updated as the GSTN is amended। जैसे कि अभी हम आगे शीट्स में देखेंगे कि ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल भी अलग से स्पेसिफाइड है कि किन केसेस में ITC जो है अवेलेबल हुआ है और नहीं हुआ है, और ITC अगर नहीं हुआ है तो उसके रीजन भी अलग से दिया जाएगा। और ऐसे केसेस में जहां पे GSTN सप्लायर ने फर्दर अमेंड किया है तो ऐसे केसेस में हमारे जो टेबल है उसमें जो है ITC अवेलेबल में नो लिखा हुआ आएगा, और जो रीजन है वहां पे GSTN इज अमेंडेड लिखा हुआ मेंशन किया जाएगा कि सप्लायर ने फर्दर जो है GSTN जो है अमेंड कर दिया और इस वजह से जो है ITC अवेलेबल नहीं हुआ। तो नोट नंबर 3 में बताता है कि क्या क्या रीजन है नॉन अकाउंटिंग ऑफ ITC। जैसे कि हम अभी फर्दर टेबल्स देखेंगे तो उसमें हम लास्ट में देखेंगे कि रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग का अलग से जो है कॉलम जो है डाला गया है, जिसमें 5 रीजन हो सकते हैं ITC नॉन अकाउंटिंग के। पहला रीजन है रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि सप्लायर ने जब अपनी GSTR 1 फाइल करी हो वहां पे गलती से सप्लायर ने रिवर्स चार्ज में ऑप्ट कर लिया हो। अगर उसने GSTR हमारा GSTN तो डाला है बट उसने रिवर्स चार्ज जो है ऑप्ट कर दिया है तो उस केस में जो है हमें ITC जो है नॉट अवेलेबल में आएगा। तो इसमें रीजन भी यहाँ पे डिटेल का ये दिया है, व्हेन द सप्लायर हैज फाइल्ड द डॉक्यूमेंट इन GSTR 1 इंडिकेटिंग द सप्लाई एज रिवर्स चार्ज। अगर उसने रिवर्स चार्ज कर दिया है तो यहाँ पे हमारा ITC नॉट अवेलेबल में वो शो करेगा। फर्दर रीजन हो सकता है नॉन अकाउंटिंग ऑफ ITC का प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन सप्लायर स्टेट। जैसे कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं, और रीड विद ITC प्रोविजन तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर सप्लायर का स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट सेम स्टेट पे है बट द रेसिपिएंट का स्टेट जो है वो डिफरेंट स्टेट पे है, तो ऐसे में भी ITC की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। तो वहां पे भी ये भी रीजन हो सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन द सप्लायर स्टेट। तो वहां पे रीजन में लिखा होगा POS लाइज इन द सप्लायर स्टेट। जैसे कि उस केस में रेसिपिएंट अलग स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है अलग स्टेट में होगी, तो वहां पे भी ITC नॉट अवेलेबल में शो करेगा। थर्ड आता है GSTN इज अमेंडेड। जैसे कि हमने नोट 2 में सेकंड पॉइंट में देखा था कि अगर सप्लायर ने फर्दर जो है हमारा GSTN अपडेट कर दिया है और हमारा GSTN चेंज कर दिया है, सॉरी, तो ऐसे केस में वहां पे जो है GSTN इज अमेंडेड लिखा हुआ आएगा, और उसका रीजन होगा व्हेन द सप्लायर हैज अमेंडेड द GSTN या फिर क्रेडिट शेल बी अवेलेबल टू द अमेंडेड GSTN ओनली। उसका जो क्रेडिट है वो जो है अमेंड करने के बाद जिसका GSTN अपडेट किया है उसको मिलेगा। फोर्थ रीजन हो सकता है टैक्स पेयर ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन स्कीम। जो सप्लायर है वो उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली हो और जो हमें इनवॉइस मिला है वो आफ्टर दैट डेट जो है इशू हुआ हो,
when the document date is during the period when the supplier is under composition scheme। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपोजिशन का हमें क्रेडिट नहीं मिलता, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 भी उसे डिसअलाउ करता है। तो ऐसे केसेस में जो है ये रीजन लिखा हुआ आएगा, टैक्स पेयर ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन स्कीम नॉन अकाउंटिंग आईटीसी में। पांचवा रीजन हो सकता है इनवॉइस डेट इज आफ्टर सप्लाई कैंसिलेशन डेट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें कैंसिलेशन जो है प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर जीएसटीएन कैंसिल कर दिया है तो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन के बाद अगर जो है हमें हमारी जो डॉक्यूमेंट डेट है तो उस केस में भी हमें आईटीसी अलाउड नहीं होगा। तो ये 5 रीजन जो है, इन 5 रीजन की वजह से जो है हमारे आईटीसी नॉट अवेलेबल के उसमें कॉलम में आएगा और ये रीजन अलग से स्पेसिफाइड भी होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे को चारों टेबल किस तरीके से मिलेंगे। सबसे पहला टेबल B2B अमेंडेड, सॉरी B2B में हमें मिलेगा मंथ, कौन से मंथ का है, उसके बाद जीएसटीएन नंबर ऑफ द सप्लायर, उसके बाद फर्दर हमें मिलेगा ट्रेड नेम, लीगल नेम ऑफ द सप्लायर, उसके बाद इनवॉइस की सारी डिटेल होगी जिसमें की इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस टाइप किस, इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू जो है ये टैक्सेबल वैल्यू है। इसके बाद हमें फर्दर मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा स्टेट है वो मेंशन होगा, अगर रिवर्स चार्ज है तो यहाँ पे यस लिखा होगा, अदरवाइज नो होगा। उसके बाद रेट ऑफ किस रेट की जो गुड्स या सर्विसेज किस रेट की हैं तो वो यहाँ पे स्पेसिफाइड होंगी। उसके बाद फर्दर टैक्सेबल वैल्यू हमारी यहाँ स्पेसिफाइड होंगी। यहाँ जो इनवॉइस वैल्यू आएगी ये टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पे कॉलम नंबर जी में। इसके बाद जो टैक्स अमाउंट आएगा, टैक्स अमाउंट के फर्दर जो है 4 पार्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स हो सकता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। तो ये रिस्पेक्टिवली इन कॉलम्स में स्पेसिफाइड होंगे। काउंटर पार्टी जीएसटीआर फाइलिंग डेट, जो है जीएसटीआर 1 जो है हमारे सप्लायर ने किस डेट पे फाइल करी है तो वहां पे जो है उसकी डेट स्पेसिफाइड होगी। और आईटीसी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, यहाँ पे हमारे को स्पेसिफाइड हो जाएगा। और अगर आईटीसी नहीं अलाउड होगा तो उसका रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग वो हमें इस कॉलम में स्पेसिफाइड होगा। जैसे कि हमने 5 रीजंस देखे, तो यहाँ पे अगर जैसे कि इस वाले केस में जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आईटीसी जो है नॉट अवेलेबल नहीं है। अगर अब नॉट अवेलेबल होता तो यहाँ पे उसका रीजन लास्ट कॉलम में स्पेसिफाइड होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा सच कोई केस नहीं है। तो यहाँ पे जो है आईटीसी अवेलेबल यस आ रहा है, इसलिए रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग जो है किसी कुछ भी फिल आउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट टेबल की बात करें तो यहाँ पे B2B अमेंडेड, जो भी अगर कोई भी सप्लायर ने फर्दर अमेंडमेंट करी होती तो वो इस टेबल में यहाँ पे इस शीट में शो करता। जैसे कि सारे कॉलम ऑलमोस्ट सेम है इसमें, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट फर्दर हुई होती तो वो यहाँ पे शो करती। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिलेटेड डिटेल्स होती तो वो शीट नंबर 3 में इस तरीके से शो करती। और अगर फर्दर कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट में अमेंडमेंट हुई होती तो वो शीट नंबर 4 में शो करती। अब हम जानते हैं कि चेंज क्या था जो पहले जो शीट अवेलेबल थी और जो अब शीट अवेलेबल है। पहले जो शीट अवेलेबल थी उसमें जो डाटा स्पेसिफाइड किया गया था हमें, वो हमारे को जो था मार्च 2019 के बाद का भी इसमें डाटा आ रहा था, जिसकी डिटेल आप उस वीडियो में रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की लास्ट में जो है डाल दिया गया है। उसमें आप उसको आप प्लीज रेफर कीजिए, तो आपको जो इसमें जो चेंजेस करे गए हैं वो क्लियर आउट होंगे। क्योंकि वो शीट और ये शीट जो है उसका इवन जो है सेम जो है जीएसटीएन का डाटा मैंने उसमें लिया है, तो आपको उसमें वैल्यूज से भी पता लग जाएगा कि उसमें जो वैल्यू थी इसमें टोटल अलग आ रहा था। इसको जब हम वैल्यू को टोटल करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 50,689.95, बट जब हम पहले जो शीट हमने डाउनलोड करी थी उसमें 70 अप्रॉक्स आ रहा था वैल्यू। बट यहाँ पे अब जो शीट जो है करेक्ट कर दी गई है, यहाँ पे हमारी वैल्यू का टोटल आ रहा है 50,689.95, जो कि हमारी मैच कर रही है इस टेबल पोर्टल में। जो हमारे टेबल 8A में वैल्यू आ रही है आईटीसी एज पर 2A, टेबल 3 एंड टेबल 5, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में वैल्यू सेम आ रही है 50,689.95। पहले जो हम वैल्यू देख रहे थे वो हमारी एक्सेल यूटिलिटी में 70,000 अप्रॉक्स आ रही थी, जो कि सिर्फ जो कि जिसमें वैल्यू अप्रैल ऑनवर्ड्स भी इंक्लूड हो रही थी, तो हमें उसमें बाइफर्केशन करने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अब जो है इसकी बेसिकली अब हमें टेबल 8A में कौन कौन से इनवॉइस जो है पोर्टल ने हमें अलाउ करे हैं क्रेडिट लेने के लिए, उसकी हमें बाइफर्केशन मिल जाती है, जो कि काफी इजी होगा
ताकि हम अपनी रिकंसिलिएशन को टाइम से प्रिपेयर कर पाएं और अपनी GSTR 9 और 9C को हम टाइमली फाइल कर पाएं विदाउट वेट फर्दर। सो अब हम अपने पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं टाइमली। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक इसके लास्ट में डाल दिया गया है उसको प्लीज 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 रेफर कीजिए, सो डेट कंप्लीट जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और किस तरीके से हमें ये टेबल यूजफुल हो सकता है अपनी GSTR 9 फाइल करने में, हम उसको कम्प्लीटली समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।